गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको पता है डिफेंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग रेगुलर इन सब क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जितनी क्लासेस आप लेते हो, जो भी आप पढ़ते हो, उस सब का एक प्रॉपर नोट प्रिपेयर करें ताकि वो जो आपने पढ़ा वो एक तरीके से आपके लिए परफेक्ट बन चुका है। बात समझ आ रही है? मैंने आपको पहले दिन भी बोला था, पहली बार आखिरी बार, और इस बार एक ही बार करना है। कितनी बार करना है? एक ही बार करना है। इसलिए फिजिक्स में जो भी पढ़ रहे हो उस सबका नोट्स प्रिपेयर करो ताकि आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा फिजिक्स के अंदर। सारे टॉपिक, इवन एक्स्ट्रा टॉपिक भी हम कवर करेंगे जिनकी आने की संभावनाएं रहती है। कभी कभार क्या होता है, एग्जामिनर का दिमाग घुमा और पूछ लिया। वैसे आपका सिलेबस बहुत ईजी है। तो चलो, हम बात कर रहे थे पहले चैप्टर की और फर्स्ट चैप्टर में हमने बात करी थी मात्रक और विमाओं की। जो भी फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं वो पूरे के पूरे मात्रक और विमाओं से रिलेटेड है। एरर के क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था उसके आते हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी एक बार हम प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? क्या बोला है? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक। ध्वनि आपने पढ़ रखा है, आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में, इसीलिए बोल रखा है कि इसमें मैं क्वेश्चन सुनो, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा कम रखूंगा क्योंकि जो चीज अपना कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में करी जाती है उसकी अलग ही पहचान होती है। इसलिए हर चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे उसकी विमा और मात्रक निकालते जाएंगे, वहीं से अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसलिए यहाँ पे चलिए क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है, तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? डेसिबल, न्यूटन, हर्ट्ज, टेस्ला। बताइए क्या होता है? एग्जैक्टली डेसिबल। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया डेसिबल। न्यूटन आपको पता है बल का मात्रक होता है। किसका बल मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। हर्ट्ज जो है वो होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, तीव्रता के लिए। किसके लिए? आवृत्ति के लिए। आवृत्ति जो होती है उसका मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और टेस्ला किसका होता है? टेस्ला होता है चुंबक से रिलेटेड। जब हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे तब वहां पे आपको टेस्ला, हेनरी सब कुछ मिलेगा। क्लियर है? तो ये जो है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा का एक रूप होती है जिसको हम बोलते हैं हीट, यानी गर्म होना। जब भी कोई चीज को तापमान देते हैं तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब आप तापमान निकालोगे ऊर्जा में क्या आएगी? कमी आएगी। तो तापमान बढ़ना या तापमान घटना, इसी को हम ऊष्मा बोलते हैं और ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप होता है। तो ऊर्जा की इकाई होती है जूल। क्या होती है? जूल। ये आप लोगों को पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। ऊष्मा को हम कैलोरी में भी नापते हैं। किसमें नापते हैं? कैलोरी में भी नापते हैं। क्या ऊष्मा को हम वाट में भी नापते हैं? कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर, लेकिन ना सर, हम कभी भी ऊष्मा को वाट में नहीं लेते हैं। ऊष्मा को हम किस में लेते हैं? जूल में लेते हैं या फिर कैलोरी में लेते हैं। जो कार्य है वही ऊष्मा की इकाई होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ध्यान रखना है कि आपको पूछा क्या है, वो हाँ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। जो पूछ रहा है उसी का जवाब देना है, जो नहीं पूछा उसका नहीं है। कई बार क्या होता है, यहाँ देखते हो निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई है, नहीं को भूल जाते हो और जल्दी जल्दी में पढ़ा किलो कैलोरी, कैलोरी किलो जूल वाट। आपको क्या लगता है कि इसका आंसर दोगे कैलोरी? क्यों दोगे? क्योंकि कैलोरी में किलो लग गया तो आपको लगेगा ये मात्रक नहीं है। यहाँ पर भी किलो लग गया है इसलिए ये मात्रक नहीं है। ऐसा हमें लगता है जब हम क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हैं। इसलिए
रिमेंबर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो लेकिन सही बार, जितनी बार भी पढ़ो क्वेश्चन को सही पढ़ना है। क्वेश्चन अगर गलत पढ़ लिया तो वही गड़बड़ हो जाएगी। तो उसमें की इकाई कौन कौन सी होती है? कैलोरी होती है और जूल भी होती है, ये 2 हमें पता है। लेकिन किलो कैलोरी में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, इसलिए उसको भी हम मात्रक मानते हैं कि कभी कभार किलो जूल या फिर किलो कैलोरी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है मतलब उसमें इसको दर्शाया जाता है, इसलिए इसको भी हम सही मानेंगे, इसको भी हम सही मानेंगे। किलो जूल भी है, तो ये तीनों तो इसकी क्या है? इकाइयां है। लेकिन वाट जो होता है वो किसकी इकाई है, किसका मात्रक है? शक्ति का, पावर का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। इसलिए कभी भी इसको उष्मा का मात्रक नहीं बताना है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? किसने पूछा है नहीं है, तो इकाई कौन सी नहीं है? वाट नहीं है। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है, उष्मा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक का नाम सुना है? कभी कभार इसका क्वेश्चन भी आता है। हमने पूरे चैप्टर के अंदर इसका डिस्कशन या जिक्र नहीं किया था, अभी क्वेश्चन के अंदर इसलिए लाया हूं क्योंकि कुछ बातें होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्वेश्चंस के रूप में अगर पढ़ाई जाए तो समझ में बेटर आती है, और उन पे डायरेक्टली वो क्वेश्चन जो है वो आपको डिफेंस में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन के रूप में लाया हुआ है कि पारसेक इकाई है। तो किसकी इकाई है पारसेक? ये बात जब हमने थर्ड लेक्चर किया था तो थर्ड लेक्चर में पारसेक के बारे में मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत बताया था कि पारसेक होता क्या है। पारसेक दूरियों के मापन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? दूरियों के मापन के लिए। ध्यान रखना, तो पारसेक समय का मात्रक नहीं होगा, दूरी का मात्रक होगा, ऊर्जा का भी नहीं है, तापक्रम का भी नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पारसेक दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। और ध्यान रखना, पारसेक जो है उसका एक निश्चित मान है, और वो निश्चित मान हर किताब में आपको अलग मिलेगा। कभी कभार क्वेश्चन भी जाता है तो उसमें अलग आ जाता है, इसलिए रट्टा मत मारना। बस ये ध्यान रखना 3.3 प्रकाश वर्ष लिखा मिले। क्या मिले? 3.3 प्रकाश वर्ष। तो इसके नजदीक का जो ऑप्शन हो वो टिक कर देना। 3.3 के नजदीक का जो ऑप्शन मिले उसको टिक कर देना, क्योंकि कभी कभार इसकी वैल्यू आपको चेंज करके दे देगा। क्योंकि आप अगर ल्यूसेंट वाली बुक पढ़ोगे उसमें 3.25 लिख रखा है, अरिहंत वाली बुक पढ़ोगे उसमें अलग लिख रखा है, कोई अलग जगह क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे ऑप्शन में अलग मिल जाएगा। इसलिए 3.3 के पास वाला क्या करना है? टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। जो अभी अभी बात करी थी किसका है? दूरियां मापने का, तारों की। और कभी कभार देखा जाए तो वृत्त दूरियों का नाम भी मिल जाता है। किसका? वृत्त दूरियों के मापन के लिए उपयोग में किया जाता है। तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, और वो किसके बराबर है? ये अभी लास्ट टॉपिक हमने बात करा था, कितना है? 3.3 प्रकाश वर्ष। इसको याद रखो। कितना याद रखना है? 3.3 प्रकाश वर्ष। और 3.3 प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑप्शन में देखो, ये 3.05 है, 3.05 है और ये 3.25 है। दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, जो 4 दिया हुआ है, क्योंकि एक में 4.25 और एक में 4.50 दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन तो वहीं पे गलत हो गया। ये ऑप्शन हटा दिए, बचे कौन से? ए और बी, ए और डी। ए और डी में देखो जो 3.3 के नजदीक है उसको आंख बंद करके टिक कर दो, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए, ना कि ऑप्शन डी। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे 3 याद रखते हैं इसको, 3 याद रख के गलती कर देते हैं, मार खा जाते हैं। चलिए, तो कितना है? एक पारसेक का मान होता है 3.25, आपको याद रखना है 3.3, और उसके नजदीक जितना होता है उतना ही टिक कर देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष होता है, अभी अभी पारसेक में नाम आया था, पारसेक किसके बराबर होता है? 3.3 प्रकाश वर्ष के। तो प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है? कुछ साल होंगे? कभी नहीं। प्रकाश वर्ष कभी साल में नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कुछ साल या कुछ दिन बोल दोगे तो वो समय का मात्रक हो जाएगा, और हमने बोला है पारसेक
दूरी का मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, इसलिए प्रकाश वर्ष भी किसका होना चाहिए था? दूरी का मात्रक होना चाहिए। चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है? वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो, और आपको बता दूं ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो अगर आपको ये पता है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो पहले ही जिसमें दूरी नहीं है वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, वो ऑप्शन वहां से रिमूव कर दो। मतलब ये गया, क्योंकि ये तो बोल ही कुछ ऐसे ही रहे जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो 2020 में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कहेंगे कि कोरोना वर्ष है। ऐसा नहीं है, वहां दूरी उपयोग में नहीं आ रही है। अगर दूरी उपयोग में नहीं आ रही है तो वो प्रकाश वर्ष ही नहीं होगा। तो ये दोनों तो हट गए। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ये एग्जैक्ट ऑप्शन है, और ये भी गलत है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है, वो उसका एक मान है, उसको प्रकाश वर्ष नहीं बोलते हैं। प्रकाश वर्ष मतलब है प्रकाश, और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस दूरी से, इस चाल से प्रकाश चलता है, और एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा? ये 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में प्रकाश दूरी तय करता है तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर। इतनी दूरी 1 सेकंड में प्रकाश तय करेगा, और प्रकाश 1 सेकंड में तो 1 घंटे में गुणा कर लो 360 से। और अगर एक वर्ष की बात की जाए तो पहले एक दिन का निकालो तो इससे गुणा करेंगे, फिर एक वर्ष में मतलब इसको एक दिन का हो गया, फिर एक दिन 24 × 30 1 महीने का, और उसमें होता है 12 महीने, यानी इतना गुणा करोगे तो आपको एक प्रकाश वर्ष मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कितनी लंबी दूरी है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। और पारसेक प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा बड़ा है। पारसेक प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा बड़ा है, और कितना ज्यादा बड़ा है? 3 गुना ज्यादा बड़ा है, लगभग 3 गुना, यानी 3.3 जो हमने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। जब भी फेर्मी नाम आ जाए तो फेर्मी भी क्या है? दूरियों के लिए उपयोग में किया जाता है। फेर्मी भी क्या है? दूरियों के लिए उपयोग में किया जाता है, इसलिए दूरियों में अलग अलग मात्रक यूज किए जाते हैं। तो फेर्मी किसका हो जाएगा? लंबाई का मापन में। संवेग क्या होता है? P बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मा का एक रूप होती है जो कार्य करने की दर होती है, W/T। आवेग क्या होता है? I, और I मैंने बताया था क्या होता है? बल गुणा समय, या फिर डेल्टा P। संवेग में परिवर्तन कितना होता है वही क्या दर्शाएगा? आवेग को दर्शाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र बल की SI इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र बल बोलो या चुंबकीय प्रेरण बोलो तो वो दोनों एक ही चीज को दर्शाएगा, और वो आता है टेस्ला। क्या आता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र बल, जब भी आपको बल लिखा मिले यहाँ पे तब आप ऑप्शन दोगे टेस्ला। ध्यान रखना इस चीज को, चुंबकीय क्षेत्र बल। और अगर बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र, खाली चुंबकीय क्षेत्र, तो खाली चुंबकीय क्षेत्र के लिए E होता है, और E बराबर क्या होता है? F/Q। F/Q जो कि होता है न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र का होता है। और चुंबकीय क्षेत्र बल की अगर बात करी जाती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है चुंबकीय प्रेरण के बारे में। सॉरी, ये विद्युत क्षेत्र के लिए है, विद्युत क्षेत्र के लिए। चुंबकीय क्षेत्र की अलग हो जाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र बल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है तो उसके लिए होता है वेबर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो होती है वेबर प्रति मीटर होती है। वेबर कभी नहीं होता है। बाकी तीनों जो है गॉस, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एक बार मैं पुराना क्वेश्चन देखना चाहूंगा, पुराना वाला पिछला क्वेश्चन निकालें एक बार। देखो,
पिछले में एम्पियर प्रति मीटर दे रखा था। क्या दे रखा था? एम्पियर प्रति मीटर। लेकिन जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है उसमें लिखा हुआ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, इसलिए ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे एम्पियर मीटर है और यहाँ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर था। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देख एक बार देख, यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि भी यहाँ पे क्या है? गलत है। नेक्स्ट, तो उसका अपना क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गोस होता है, टेस्ला होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर और भी होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता है? वो है वेबर। वेबर नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएंगे इस ऑप्शन के लिए। वेबर इसकी मात्रक नहीं होता है, ये तीनों इसके मात्रक होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपको जब आप सिलेबस करते हो तब नहीं मिलेगा। डॉप्सन इकाई वाला ये क्वेश्चन मिलता है जो कि पुराना आया हुआ है, और डॉप्सन इकाई जो होती है वो यूज किया जाता है, एक ओजोन लेयर नाम सुना हुआ होगा आपने। ओजोन लेयर जो है, उस ओजोन लेयर की मोटाई को नापने के लिए डॉप्सन का उपयोग किया जाता है, और उसकी इकाई है उसमें डॉप्सन में यूज किया जाता है, और बोलते हैं डीबी। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डीबी, डॉप्सन के लिए। और वो क्या है? ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। क्लियर हुआ? तो डीबी वैसे हुआ किसका? मोटाई अगर बात करूंगा तो मोटाई क्या होगी? दूरी होती है, और वो किसकी दूरी है? ओजोन परत की। कहां से? एक लेयर से दूसरी लेयर तक की जो मोटाई है वो दूरी है, तो ये क्या हुई? दूरी हुई। जैसे ये डस्टर की बात करते हैं तो डस्टर की मोटाई, तो मोटाई क्या है? मैं बोलूंगा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, तो वो एक तरीके से किसको दर्शा रही है? इसकी दूरी को दर्शा रही है, लंबाई को दर्शा रही है। तो मीटर भी होता है, बट इसको किसमें नापा जाता है? ओजोन परत को डॉप्सन के अंदर। तो डॉप्सन के लिए याद रखना, ओजोन परत, पृथ्वी, हीरा सब गलत है। सौर को मापने के लिए नहीं है, सौर में आ जाता है ध्वनि। क्या आ जाता है? ध्वनि। और ध्वनि के लिए हमारे पहला क्वेश्चन याद करो, डेसिबल आया था। डेसिबल किसके लिए यूज किया जाता है? ध्वनि के लिए यूज किया जाता है। पृथ्वी के मापने के लिए बिल्कुल नहीं होता, और हीरे के नापने के लिए भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जो कि है। इस क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में बच्चे करते हैं तो गलती क्या होती है कि मेगावाट और हमने घरों में जितनी खपत करी वही हम आंसर दे देते हैं। तो कई बार बहुत सारे 50% बच्चे इसका ये आंसर टेक के आते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन के अंदर हास हो जाती है और वो क्या होती है? अपने घरों तक पहुंचती है, तो वहां से हम बोल देते हैं वही मेगावाट है। लेकिन ध्यान रखना, आप याद करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, फिजिक्स में जितने क्वेश्चन मिलते हैं सब आपके चारों तरफ रिलेटेड होते हैं। तो इसमें आपको क्या रिमेंबर रखना है? जब भी मेगावाट पूछ रहा है मतलब पावर प्लांट को याद करो। पावर प्लांटों की जब भी बात होती है तो ऐसा बोला जाता है ये 500 मेगावाट का, ये 1000 मेगावाट का है, इसमें 10,000 मेगावाट है। और एक नया जैसे बोल दिया जाए कि एनटीपीसी ने 10,000 मेगावाट का नया प्लांट शुरू किया, तो वो क्या कर रहा है? उत्पादन के लिए शुरू कर रहा है। तो जहां भी मेगावाट यूज हो रहा है वहां विद्युत के उत्पादन की बात होती है कि इतनी उत्पादित हो रही है। और मेगावाट क्या है कि एक बहुत ही बड़ी इकाई होती है, इसलिए हमेशा उपभोग की जाती है वो नहीं होगी, उत्पादित की जाती है। मेगावाट उत्पादित की जाती है, और किलोवाट होवर KWH की बात करी जाए तो वो क्या होती है? उपभोग की जाती है। किलोवाट घंटा अगर बोला जाए तो क्या होगी? उपभोग की जाएगी। लेकिन यहाँ क्या बोला है? मेगावाट। मेगावाट क्या होगी? उत्पादित की जाएगी, बचत की जाएगी, वो भी किलोवाट होवर में बचत की जाती है कि इतनी किलोवाट होवर आपने बचत कर ली है। चलिए नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई है या क्यूरी किसकी यूनिट है? तो ये तो सबको पता होता है, क्यूरी जो होता है क्यूरी नाम के साइंटिस्ट पे, और ये ऐसा ही इकाई है, ध्यान रखना क्या है? ऐसा ही इकाई। MKS, CGS, FPS और SI, ये हमने 4 बात करी है। जब भी साइंटिस्ट का नाम आएगा ऐसा ही इकाई होगी। क्यूरी एक ऐसा इकाई है जो रेडियोधर्मिता के लिए यूज की जाती है। रेडियोधर्मिता, क्लियर है? नेक्स्ट, चलो, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। गति, गति का मात्रक क्या होता है?
गति होती है, वेग बोलो, चाल बोलो, तो मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। घनत्व है, घनत्व क्या होता है? रो बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, और द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, आयतन हो गया मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी प्रति मीटर क्यूब। और अगर बोला जाए त्वरण की, तो त्वरण भी आपको पता है वेग में परिवर्तन की दर होती है त्वरण, जो कि हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपेक्षित घनत्व है, आपेक्षित घनत्व क्या होता है? एक घनत्व के सापेक्ष दूसरे घनत्व को देख रहा हूं, यानी मान लो पानी का घनत्व 1000 होता है जो सार्वत्रिक होता है, उसका अगर किसी दूसरे द्रव्य के सापेक्ष देखूंगा, यानी दूध, जो आपका दूध लाते हो मिल्क, मिल्क का पानी के सापेक्ष अगर आप घनत्व देखोगे, पेट्रोल का पानी के सापेक्ष घनत्व देखोगे, तो उसको हम बोलते हैं अपेक्षित घनत्व। तो घनत्व बटा घनत्व, ये पेट्रोल का हो गया और ये पानी का हो गया। पेट्रोल का लगभग होता है आपका 710 से लेकर के 750, कितना ले लो? 710 ले लेता हूं, 710 बटा 1000, मतलब ये किसमें है? केजी प्रति मीटर क्यूब में, और ये भी है आपका केजी प्रति मीटर क्यूब में। तो दोनों का अगर मात्रक समान है तो इसका क्या हो जाएगा? मात्रक ही, इसका कोई मात्रक नहीं होगा और ना ही कोई विमा होगी, यानी घनत्व का मात्रक भी नहीं होता है, विमा भी नहीं होता। घनत्व नहीं, अपेक्षित घनत्व का मात्रक और विमा नहीं होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, प्रतिबाधा की इकाई होती है, इसका अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएगा, कभी प्रतिबाधा लिख देता है, कभी प्रतिरोध भी लिख देता है, और ये ओम के नियम में यूज आता है, सबको पता है। और जैसे ही ओम के नियम में यूज आता है, आपको प्रतिरोध नाम से तो पता चल जाएगा ओम है, लेकिन प्रतिबाधा होती है वो भी यही होती है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? ओम। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेस्ला खाली जगह की एक इकाई है। तो खाली जगह में आपको इन चारों ऑप्शन में से भरना है, और हमने एक क्वेश्चन अभी पहले कर लिया था। और पहले क्वेश्चन क्या करा था? चुंबकीय क्षेत्र बल, जो क्वेश्चन किया था उसमें पूछा था चुंबकीय क्षेत्र बल की एक इकाई होती है, और उसी को बोला जाता है चुंबकीय प्रेरण। क्या बोला जाता है? चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। इसलिए एक एक चीज के जो दो दो तीन तीन नाम दे रखे हैं उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और कब होंगे ये नाम? जब आप इनका कंसेप्ट समझ लोगे। तो जब इसका कंसेप्ट समझाया जाएगा आपको चुंबकीय बल का और चुंबकीय क्षेत्र का, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या होती है? टेस्ला। नेक्स्ट चलो, विद्युत प्रतिरोध की विमा है। ये तो बहुत आसान हो गया। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है? ओम। और ओम को मैं क्या लिखता हूं? ओम को लिखते हैं हमें वोल्ट। देखो V बराबर I गुणा R, R प्रतिरोध होता है तो R बराबर V बट्टा I हो जाता है। V क्या है? विद्युत विभव। और विद्युत विभव का कंसेप्ट क्या होता है कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो V होता है W बट्टा Q, और नीचे हो जाएगा I। I क्या होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? I बराबर Q बट्टा T। आवेशों के प्रवाह की दर जो होती है उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। इसलिए W बट्टा Q अपॉन I की जगह मैं लिख दूंगा Q बट्टे T। तो Q से Q नहीं कटेगा, ध्यान रखना। यही गलती सब लोग करते हैं जल्दीबाजी में, Q से Q कट गया। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि देखो ये इसके भाग में है, बटा में है, और ये इसके ऊपर है, यानी T का इसमें भाग दिया जा रहा है। इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा? W बट्टे Q गुणा T बट्टे Q। ये T ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? W गुणा T बटा Q। अब W क्या होता है? W होता है कार्य। या तो आपको कार्य की विमा याद रखनी पड़ेगी, अगर कार्य की विमा याद नहीं है तो आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। निकालेंगे कैसे? कार्य होता है जूल। जूल को हम लिखते हैं बल गुणा विस्थापन। क्या लिखते हैं? बल गुणा विस्थापन। तो बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कार्य के लिए, देखो M1 L1 T-2, ये होती है बल की विमा, द्रव्यमान गुणा
त्वरण, द्रव्यमान ये आ गया, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया, गुणा में क्या है विस्थापन, तो L1 आ जाएगा, गुणा में T दे रखा है तो T1 आ जाएगा। नीचे क्या दे रखा है Q, Q होता है आवेश, और आवेश की विमा होती है विद्युत धारा वाली। तो विद्युत धारा के लिए हमने जो आवेश को चेंज किया है, या तो यहाँ पे चेंज कर लो या फिर यहीं पर आवेश को चेंज कर लो। तो हम एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से करते हैं ताकि इजी रहेगा। T को ना हटा करके इस Q को मैं लिख देता हूं I गुणा T, W बटा IT है, बटे में I हो जाएगा, और ये I अगर नीचे आएगा तो I स्क्वायर गुणा T बन जाएगा, तो नीचे यहाँ पे I स्क्वायर गुणा T हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर गुणा T होता है T1। क्लियर है? सरल करोगे तो M1 L1 और 1 2 हो जाएगा, T यहाँ पे 2 है, नीचे से ऊपर आएगा 1 तो T माइनस 3 बन जाएगा, और A बन जाएगा माइनस का 2। M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। देखो ये कहाँ पे दिया हुआ है M1 L2 T माइनस 3 A2। क्लियर है? तो अपना ऑप्शन A सही हो जाएगा। दोबारा समझना, एक बार क्या किया था, देखो अपने पास होता है V बराबर I गुणा R, हमें निकालना R जो होता है V बटा I। अब देखो मैंने यहाँ पे कूलाम में चेंज किया था, लेकिन कूलाम का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं होता है, यहाँ पे विद्युत धारा का जिक्र होता है, इसलिए विद्युत धारा में रखना पड़ेगा। आप ऑप्शन भी एक बार देख लो कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है। क्लियर है? तो विद्युत धारा है मतलब V बटा I हो जाएगा, तो V को चेंज करो, I को रहने दो। V को कैसे चेंज करेंगे, W बटा Q बटा I। अब Q आपको पता है कि I बराबर होता है Q बटा T, तो Q बराबर कितना हो जाएगा I गुणा T। अब यहाँ पे I गुणा T रखोगे तो ये बन जाएगा W बराबर I स्क्वायर गुणा T, तो I स्क्वायर का A स्क्वायर होगा, T 1 है तो T का 1 हो जाएगा, और इस तरीके से विमा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दे रखा है विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होगी। तो विद्युत फ्लक्स की विमा, जब आप विद्युत फ्लक्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे। अभी के लिए आपको विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है, M1 L3 T माइनस 3 A1, ये होती है विद्युत फ्लक्स की विमा। चलो आते हैं गुप्त उष्मा की विमा क्या होगी। गुप्त उष्मा क्या होती है, लेटेंट हीट, यानी उष्मा है, उष्मा के अंदर में से द्रव्यमान का जब हम भाग दे देते हैं तो मिलती है आपको गुप्त उष्मा, यानी इकाई द्रव्यमान के लिए जो उष्मा होगी वो होती है गुप्त उष्मा। और उष्मा क्या होती है, ऊर्जा, और ऊर्जा क्या होता है जूल, जूल यानी कार्य, कार्य क्या होगा बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, तो बल की होती है M1 L1 T माइनस 2, विस्थापन का हो गया L1, और इसमें हमने भाग किसका दे दिया, द्रव्यमान का। किसका भाग दे देंगे, द्रव्यमान का, यानी गुप्त उष्मा जो होती है Q बट्टा M होता है, L बराबर Q बट्टा M, उष्मा के अंदर उसके द्रव्यमान का भाग दे दिया जाता है, तो आपको मिल जाएगी गुप्त उष्मा, जो कि यहाँ से आ जाएगा M, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो M0 L 1 और 1 2 हो जाएगा, और T बचेगा माइनस 2। क्लियर है? तो M0 L2 T माइनस 2 किसमें है, देखो इधर गलती कहाँ होती है, कभी कभार क्वेश्चन सी पे अगर ऑप्शन गया M L2 T माइनस 2 L2 T माइनस 2, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। तो ऑप्शन टिक करते टाइम भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि गलती ना हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बल आघूर्ण टॉर्क की विमा क्या होती है। अब बीच में कि 2 क्वेश्चन स्किप करे थे, वो इसीलिए करे थे कि जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता तो उसकी विमा बताने का कोई मतलब नहीं है। जब कंसेप्ट पता होते हैं तो उसकी विमा अपने आप आसानी से निकल जाती है चुटकियों में। कई बच्चों को अभी टॉर्क के बारे में पता नहीं होगा कि बल होता क्या है, बल आघूर्ण क्या होता है।
बल आघूर्ण क्या होता है? बल को जब लंबाई से गुणा कर देते हैं तो आपका क्या मिल जाता है? बल आघूर्ण मिल जाता है। टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? बल गुणा लंबाई। अब बल की विमा अगर आपको पता है क्या होती है? m1 l1 t-2, अभी बहुत बार जिक्र कर लिया, गुणा लंबाई को मैं गुणा करूंगा। बल की विमा क्या होती है? न्यूटन। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, जो कि हो जाएगा m1 l1 t-2। इसको लंबवत लंबाई से गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? l1। तो कितना आ जाएगा? m1 l2 t-2, m1 l2 t-2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए, m1 l2 t-2। तो बल आघूर्ण टॉर्क क्या होता है? बल गुणा लंबवत लंबाई, किससे? जिस बिंदु के सापेक्ष आपको बल आघूर्ण निकालना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे मान लो कोई चीज को लटका रखा है, बांध के यहाँ पे लगा दिया। अब इसको मैंने अगर इधर धक्का दिया बॉल को, तो ये बॉल यहाँ चली जाएगी और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पहुंचेगी। अब इसको वापस इस तरफ बल लगेगा। इस बल का एक लंबवत घटक निकालोगे और उस लंबवत घटक यानी ये वाली लंबाई इससे गुणा करते हैं तो आता है बल आघूर्ण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की विमा क्या होगी? पहले बल आघूर्ण था, अब जड़त्व आघूर्ण है। तो जड़त्व आघूर्ण आपने क्लास 11 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जब हमारा सिलेबस हम करेंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे। बेसिक चीज समझना, जड़त्व आघूर्ण आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चक्की का जड़त्व आघूर्ण, रिंग का जड़त्व आघूर्ण और बेलन का जड़त्व आघूर्ण, किसी आयताकार छड़ का जड़त्व आघूर्ण, उसमें चेंज क्या होता है? देखो, एक होता है ml²/12, किसका निकालेंगे? जब आयताकार छड़ का निकालोगे। इसका अगर आप इसकी कॉर्नर के सापेक्ष निकालोगे तो आएगा ml²/3। मतलब क्या है? इसमें निकालोगे तो क्या आएगा? mr²/2। कहने का मतलब द्रव्यमान को लंबाई के स्क्वायर से गुणा कर रहा हूं और उसके साथ कुछ गुणा में संख्या आ रही है। वो संख्या क्यों आ रही है? संख्या इसलिए आ रही है क्योंकि इनकी ज्यामिति अलग अलग है। ज्यामिति के हिसाब से उनके पास संख्या गुणा में आ रही है। हमें जब विमा निकालनी है तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संख्या की कोई विमा नहीं होती है। अगर कोई विमा नहीं होती है इसका मतलब हमें देखना है द्रव्यमान दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान दूरी का स्क्वायर, यानी सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जड़त्व आघूर्ण में द्रव्यमान और दूरी का स्क्वायर होता है। इसलिए विमा क्या हो जाएगी? m गुणा l² की निकालनी है। m कितना है? द्रव्यमान यानी m1, l क्या है? लंबाई, और लंबाई के लिए l2, m गुणा l2 t0 हो जाएगा। m गुणा l2 कहाँ है? ऑप्शन बी, m गुणा l2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की विमा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराडे की विमा है। ये फेराडे है, या फेराड भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। फेराडे की विमा है। फेराडे क्या होता है? जब आप क्लास 12 का सिलेबस पढ़ते हो तो 12 में आवेश से रिलेटेड हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, और आवेश का एक मात्रक होता है फेराडे। एक कुलाम, कुलाम आपने पढ़ा है आवेश का मात्रक है, और कुलाम को ही हम फेराडे में चेंज करते हैं, जो कि आपका आता है एक कुलाम बराबर 96,500 फेराडे। कितना? 96,500। उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये आवेश के लिए है। किसका मात्रक है? आवेश का। और आवेश का निकालने के लिए हमें विद्युत धारा की जरूरत पड़ती है, जो कि Q/T होता है। अब आवेश की विमा निकाल लो, वही फेराडे की विमा हो जाएगी। तो Q बराबर क्या है? I गुणा T। मतलब I का होता है A, T की होती है T, तो A1 गुणा T1 कहाँ पे दे रखा है? A1 गुणा T1 कहीं नहीं दे रखा, मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर नहीं भी हो तो भी ये क्वेश्चन सही है, यानी कोई संख्या नहीं दी हुई है तो भी क्या हो जाएगा? वो संख्या वहां पे उपलब्ध होगी। क्लियर है? तो ये थे आज के क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो भी इसका सेशन होगा अपना एरर के ऊपर होगा कि एरर क्या होती है। एरर जो हमने पढ़ चुके हैं उसकी कुछ गुणधर्म है, उन गुणधर्म पे क्वेश्चन बन जाता है। तो गुणधर्म और जो आपने एरर पढ़ी थी
त्रुटियां पड़ी थी, उस त्रुटियों के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन को रिवाइज करते रहें, नोट्स जरूर प्रिपेयर करें और जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनको अलग से आप कॉपी में नोट कर लिया करें।